हेलो जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब मन पे। देखिए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 का मैथ यूपी बोर्ड का पढ़ने वाले हैं और उसमें भी चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 आप लोग जानते ही होंगे कि चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है वो मैट्रिसेस यानी कि अवयव नाम है, ठीक है ना। जो मैट्रिसेस है वो मैट्रिक्स का प्लुरल है, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे बातों को। देखिए मैट्रिक्स, इस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, लेकिन मैट्रिक्स का प्लुरल है मैट्रिसेस, ठीक है ना। मैट्रिक्स का प्लुरल है मैट्रिसेस। इसका है नाम अवयव और इसका नाम है अवयवों, ठीक है ना। इसका नाम अवयव और इसका नाम अवयवों। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग अवयवों के प्रकार पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं। मैट्रिक्स का बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे प्रकार होते हैं जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। 6-7 प्रकार आपको इसमें दिया हुआ है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। मैट्रिक्स का प्रयोग हमारे लाइफ में आया क्यों हम लोग इसको मैट्रिक्स लाए, है ना, क्यों मैट्रिक्स का निर्माण हुआ, इस चीज को भी हम लोग बहुत ही बेखूबी तरीके से इस चैप्टर में समझेंगे और जानेंगे। देखिए क्लास 10th में आप लोग 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़े थे, वो भी चैप्टर नंबर 3 ही था क्लास 10th में, ठीक है ना। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि लीनियर इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन पे हम लोग सवाल सॉल्व करते थे 3 विधि से। आप लोगों को याद मैं दिलाता हूं। पहला जो विधि था हम लोग किए थे वो था प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और दूसरा जो विधि हम लोग पढ़े थे वो हम लोग पढ़े थे विलोपन विधि, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। और तीसरा जो विधि था वो हम लोग पढ़े थे वज्र गुणन विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो इन तीनों विधियों को हम लोग वहां पे पढ़े थे और 2 रैखिक समीकरण युग्म था यानी कि 2 लीनियर इक्वेशन आप लोगों को दिया हुआ था और इन्हीं तीनों विधियों से जैसे बोल देता था वैसे हम लोग सॉल्व कर पाते थे। वहां पे आपको कोई टीचर नहीं डिस्कस करेगा कि इन सवालों को, इन इक्वेशनों को हम लोग मैट्रिक्स के जरिए भी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्यों नहीं डिस्कस करता, उसका राज यही है कि भैया वहां पे अगर आप लोगों को मैट्रिक्स क्लास 12 का पढ़ाने लगे तो भैया वो पढ़ोगे कि ये पढ़ोगे, और वो तो आप लोगों के पेपर में आएगा नहीं, इसलिए उसको बिल्कुल डिस्कस नहीं किया जाता है। यहाँ पे हम लोग उसी चीज को, उसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स के जरिए, ठीक है ना, अवयवों के जरिए। अवयव क्या होता है? अवयव एक प्रकार से मतलब सजावट होता है, बनावट होती है। मैं उस पर अभी डिस्कस करने वाला हूं, आप लोग ध्यान से बस इस चीजों को समझते रहिएगा। देखिए समझिएगा इस चीज को, जैसे हम लोग क्लास 10 का आपको हमें याद दिलाता हूं, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 3 का 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का। जैसे ऐसे दिया होता था ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एक इक्वेशन और रहता था ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है ना। तो पहला इक्वेशन था तो इसमें हम a1 b1 और c1 कर देते थे, और ये दूसरा इक्वेशन था तो a2 b2 c2 कर देते थे। ऐसे ही तो करते थे। याद आ रही होगी हमारी बातें, थोड़ा थोड़ा तो याद आ ही रही होगी। तो इस प्रकार से इक्वेशन 2 था। इन्हीं दोनों इक्वेशनों को हम लोग 3 विधियों से सॉल्व करते थे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोला जाता है। तो इन तीनों विधियों से हम लोग सॉल्व करते थे, लेकिन वहां पे आपको ये नहीं बताया गया कि इसको और एक विधि है जिसके द्वारा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। वो है आप लोगों का मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के जरिए यहाँ पे ऐसे इक्वेशन जब आएंगे तो बहुत ही आसानी पूर्वक से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ये तो वहां पे इसलिए उसका प्रयोग किया गया क्योंकि ये 2 ही इक्वेशन था, तो वहां पे बहुत आसानी पूर्वक हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको 2 से ज्यादा इक्वेशन देने लगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनफाइनाइट तक, है ना, तो वहां पे इन तीनों मेथड से करना बहुत ही नासूर बन जाता है, मतलब कर ही नहीं पाओगे। और यहां पे चाहे जितना इक्वेशन ससुरा दे दे, चाहे जितना दे दे, हम लोग बहुत ही आसानी पूर्वक से मैट्रिक्स से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वेशन तक दिया रहेगा ना, तो हम लोग बहुत ही आसानी पूर्वक से मैट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हैं। इसका यहाँ पे ये बहुत मतलब इसीलिए मतलब इसको उपयोग में लाया गया, समझिए एक तरीके से। और भी बहुत सारा मतलब ये मत समझिए कि मैट्रिक्स का उपयोग केवल बस गणित में ही किया गया है, मैट्रिक्स का उपयोग विज्ञान के क्षेत्र में भी किया गया है। ये मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब अनुवांशिकी में,
है ना, और गर्भधारण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग मतलब कंफ्यूजिया जाओगे भैया, बायो में भी इसका प्रयोग किया जाता है मैट्रिक्स का, ठीक है ना। और इसका सबसे ज्यादा प्रयोग इंटरनेट के प्रोग्रामों में किया जाता है, सबसे ज्यादा प्रयोग इंटरनेट के प्रोग्रामों में। जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराने लगूंगा, यदि आप कैट वेट किए होगे है ना, और डीसीओ से किए होगे, चाहे प्रोग्रामिंग सीखे होगे, तो आप लोगों को समझ में आने लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन जो भूमिका है पहले ही पेज पे है, थोड़ा सा मैं आपको सुना देता हूं, ताकि आप लोगों को लगेगा कि नहीं भैया ठीक ठाक है, माजरा ठीक ठाक चल रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवयवों को केवल रैखिक समीकरणों के निकाय को गुणांकों को प्रकट करने के लिए नहीं, मतलब ये गुणांक है। देखिए ये जो आप लोगों का ये वेरिएबल होता है ना, एक्स वाई वेरिएबल होते हैं सब, तो वेरिएबलों का ये गुणांक होता है, ठीक है ना। तो इसी को प्रकट करने के लिए सिर्फ नहीं इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है देखिएगा, अपितु अवयवों की उपयोगिता इस प्रयोग से कहीं अधिक है। अवयव संकेतन तथा संक्रियाओं का प्रयोग व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्रामों में किया जाता है, जिसका प्रयोग क्रमशः वाणिज्य तथा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे बजट, विक्रय बहिर्वेशन और लागत आकलन, किसी प्रयोग के परिणामों का विश्लेषण इत्यादि। इसके अतिरिक्त अनेक भौतिक संक्रियाएं जैसे आवर्धन, घूर्णन तथा किसी समतल द्वारा परावर्तन को अवयवों द्वारा गणितीय ढंग से निरूपित किया जा सकता है। अवयवों का प्रयोग गुणलेखिकी में भी होता है। इस गणितीय साधन का प्रयोग न केवल विज्ञान की ही कुछ शाखाओं तक सीमित है, अपितु इसका उपयोग अनुवांशिकी, अर्थशास्त्र, आधुनिक मनोविज्ञान तथा औद्योगिक प्रबंधन में भी किया जाता है। समझ पा रहे हो, है ना, बहुत सारे जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद जो दिया हुआ है, इस अध्याय में अवयव तथा अवयव बीजगणितीय मैट्रिक्स एल्जेब्रा के आधारभूत सिद्धांतों से अवगत होना हमें रुचिकर लगेगा। मैट्रिक्स एल्जेब्रा मतलब ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन जो आते हैं उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे, और कह रहा है कि वो करना हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, रियल में अच्छा लगेगा। आप लोगों को समझ में आएगा जब ऐसा इक्वेशन आएगा कि मतलब वहां पे हम लोग कैसे मतलब सॉल्व करते थे, इसको तो बहुत ही आसानी पूर्वक सॉल्व किया जा सकता है मैट्रिक्स से। अभी आपको लगेगा जब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के स्कूलों में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं। जैसे आपके क्लास को ही ले लिया जाए कि आपके क्लास में कम से कम 20 बच्चे हैं। किसी 20 बच्चों में मान लीजिए कि 20 के पास, किसी के पास 4 कॉपी है, किसी के पास 10 कॉपी है, किसी के पास 8 कॉपी है, किसी के पास 9 कॉपी है, किसी के पास 0 कॉपी है ना, किसी के पास 4 कॉपियां है, ऐसे ऐसे मतलब करके है ना। और पेन किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 9 है ना, ऐसे करके है। मतलब उस चीज को इसमें सजावट के ढंग से लिख दिया जाएगा, है ना, जिसको एक रो में या कॉलम में सजा दिया जाएगा, तो वो आप लोगों को मैट्रिक्स के अंतर्गत आ जाता है। और सजाने के बाद एक खास इसके लिए डब्बा का प्रयोग किया जाता है। डब्बा का मतलब एक ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। उसी ब्रैकेट से हम लोग देखकर जान पाते हैं कि ये भैया मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अभी मैं उस पर डिस्कस करने वाला हूं। तो जो मैट्रिक्स होते हैं, जो खास डब्बा में उसको पैक किया जाता है, उसके अंदर जो भी अभी आपके 12 में आएगा वो रियल नंबर होंगे, है ना। हम लोग रियल नंबर पे ही पढ़ने वाले हैं। ध्यान से हमारी बात समझिएगा। अगर 8 का बच्चा उसको भी मैं मैट्रिक्स पढ़ा दूंगा तो दावा के साथ कह सकता हूं कि पूरा का पूरा इस बुक का सवाल लगा देगा वो एकदम। मतलब कुछ है नहीं है तो बहुत। अब यही मत समझ लेना कि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है बहुत। अगर आप अपने दिमाग का शटर नहीं खोले रहेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो अपने दिमाग का शटर बिल्कुल खोले रहिएगा, ठीक है ना, तब भी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ध्यान से हमारी बातों को समझिएगा। तो जो उसमें डब्बे में जो ब्रैकेट में जो अंदर उसके आएंगे वो एक रियल नंबर होंगे, ठीक है ना, रियल नंबर। और या तो कोई फलन होगा तो वो रियल नंबर को ग्रहण करती रही होगी, तो वो उस फलन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो रियल नंबर को नहीं ग्रहण करेगा, रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक जो संख्याएं होती हैं जानते ही हो, हमारे रियल दुनिया में, यानी कि रियल जो हमारा इस रियल दुनिया है, जो वास्तविक का हम लोगों का दुनिया, उसमें जो नंबर प्रयोग में आते हैं उन्हीं सब को वास्तविक संख्याएं बोला जाता है ना। अगर इसको दूसरे तरीके से मैथ के भाषा में कहोगे तो आप लोग कह सकते हो कि जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो रियल नंबर भैया होती हैं। और परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्लास 10 में आप बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़े हो, क्लास 9th में भी आप अच्छे ढंग से पढ़े हो। रियल नंबर जो आप लोग पढ़े हो क्लास 10 में मैथ के फर्स्ट चैप्टर में, क्लास 9th में भी रियल नंबर है।
तो आप लोग रियल नंबर को भी जानते हो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जानते हो। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर किसको कहा जाता है, ये लोग भी आप जानते होंगे। रियल नंबर मैं आपको थोड़ा सा रियल नंबर पे डिस्कस कर दे रहा हूं कि ये रियल नंबर जानते हैं ये कि जो नेचुरल नंबर होती हैं, जो नेचुरल नंबर मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो आज तक आप काउंट करते आए हो, वो सारी की सारी रियल नंबर है, ठीक है ना। यानी कि रियल नंबर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक रियल नंबर होती हैं। फिर उसके बाद पूर्ण संख्याएं जिसको इंग्लिश में होल नंबर आप बोलते हो। तो होल नंबर आप लोगों का जो होता है वो जीरो, मतलब नेचुरल नंबर में जीरो जुड़ जाता है, जीरो आगे टपक जाता है, तो उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोल दिए, ठीक है ना। सॉरी पूर्ण संख्याएं बोल दिए, ठीक है ना, होल नंबर बोल दिए। मतलब देखो अपूर्ण था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जाता था, अपूर्ण था, है ना। उसको आर्यभट्ट ने, बिहार के एक मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, है ना, उन्होंने जीरो नंबर का प्रयोग किया, खोज किया और पूरी वर्ल्ड को जीरो नंबर दे दिए। कहो कि लो भैया ये पकड़ो जीरो, और अब से आप लोगों का कोई मैथ की दुनिया में चाहे साइंस की दुनिया में कोई ऐसा डाटा नहीं होगा जो परफेक्ट नहीं आएगा। देखिए पहले क्या था कि डाटाएं जो आती थी यानी कि कैलकुलेट किया जाता था तो परफेक्ट नहीं बैठती थी, तो उस परफेक्ट नहीं बैठ पाती थी, तो आर्यभट्ट जो थे उन्होंने क्या किया, जीरो का खोज किया और जीरो का खोज करके पूरे वर्ल्ड को दे दिया। लो भैया पकड़ो आई जीरो, ठीक है ना। आज के बाद आप लोगों का डाटा ऐसा कोई नहीं होगा कि जो परफेक्ट ना बैठे, ठीक है। तो हम लोग ने जीरो का खोज किया, हम लोगों का इंडिया, मान लो सपोज दैट, कितना अच्छा लगता होगा कि कोई पूरे वर्ल्ड में पढ़ाया जाता होगा कि जीरो का खोज किसने किया हो, भारत ने, इंडिया ने, हम लोगों का प्यारा भारत ने खोज किया। इस पे तो एक थम्स अप बनता ही है, एक लाइक जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। इस वीडियो को सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कुछ सीमाएं होती हैं यहाँ पे इस YouTube के दुनिया में कि अगर आपको बहुत सारे मैं बातें बताने लगूं मतलब उलझुल की, तो आप लोग शायद इस वीडियो को बंद करके चल दोगे, है ना। क्योंकि आप लोगों को डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। अब यह क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन तो हम बताएंगे नहीं जब तक मैं अपनी बातें कुछ नहीं रख पाऊंगा आप लोगों के सामने। तो बातों को समझिएगा ध्यान से। तो रियल नंबर जो होता है मैं आपको बता दिया हूं थोड़ा सा उसके बारे में कि जो नेचुरल नंबर होती है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जितनी अभी आप जान पाए हो वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। परिमेय संख्याएं होती हैं, रियल नंबर वो होती हैं। फिर उसमें जीरो ऐड कर दिया जिसको आप लोग पूर्ण संख्याएं बोलते हो, इंग्लिश में आप लोग उसको होल नंबर बोलते हो। जीरो ऐड करने पर तो वो भी आप लोगों का परिमेय संख्या है, ठीक है ना। जीरो भी आप लोगों का परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि जीरो के नीचे 1 आप लिख सकते हो, और जहां पे आप लोगों का Q जो होता है ना, जो Q होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर, मतलब जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। जीरो बस नहीं होना चाहिए, उसको परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। तो नीचे वाला जो न्यूमरेटर होता है, जो हर होता है ना, नहीं न्यूमरेटर ऊपर बोलते हैं, डिनोमिनेटर नीचे बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो आप लोगों का जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। हमारी बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो पूर्ण संख्या जान गए। अब उसके बाद एक पूर्णांक होता है, तो पूर्णांक में जितनी भी माइनस ले लो, जितनी भी अभी तक आप पूर्ण संख्या पढ़े हो, पूर्ण संख्या में वो सारी की सारी संख्याएं आप लोग लेकर चले जाओ माइनस में, है ना। यानी कि जो पूर्णांक इंटीजर्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जीरो इंटीजर्स, और उसके बाद धन इंटीजर्स, और उसके बाद ऋण इंटीजर्स, मतलब धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और जीरो तो एक आप लोगों का है ये जिसको उदासीन आप बोलते हो, ठीक है ना। तो इन तीनों संख्याओं के, तीनों प्रकार की संख्याओं को इंटीजर्स बोलते हैं, जो माइनस में भी होती हैं, है ना। तो वो ये इंटीजर्स वाली भी संख्याएं आप लोगों की क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी आप लोग 10 में पढ़े होंगे, 10 का तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, 12 को पढ़ा रहा हूं। तो ये जो जितनी भी सारी संख्याएं मैं अभी तक डिस्कस किया हूं वो यहाँ पे हम लोग लेंगे मैट्रिक्स में, ठीक है ना। मैट्रिक्स में उसका उपयोग है, जो वास्तविक संख्याओं को निर्धारण करती हैं। वास्तविक संख्याओं को निर्धारण करती हैं का मतलब जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होंगी, और परिमेय अपरिमेय संख्या में इतना जो मैं अभी भाषण दिया हूं ये सारी की सारी संख्याएं होती हैं, परिमेय अपरिमेय। और एक अवास्तविक संख्याएं होती हैं, अवास्तविक संख्या जो रियल दुनिया से एकदम बिल्कुल अलग होती है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। जिसके साथ आई चिपक जाता है वो, मतलब जिसके साथ आई चिपक जाता है, आई आ जाता है, वो जानते हो आई आप लोगों का अवास्तविक संख्याएं होती हैं। उसके बारे में भी मैं पढ़ूंगा, हम लोग पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये होता है और ये होगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे,
ठीक है, आप लोगों को बात तो बिल्कुल समझ में आ ही रही होगी। चलिए आइए मैं आप लोगों को मैट्रिक्स यानी कि ऑब्व्यू का थोड़ा सा आप लोगों को परिभाषा में बता दे रहा हूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इसको मैं मिटाने वाला हूं, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। आओ चला यहां से हम आप लोगों को मैट्रिक्स के दुनिया में लेकर चलते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप अपने सीट का बेल्ट बांध लीजिएगा, मौसम बिगड़ने वाला है। चला जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, अपने दिमाग का शटर खोले रहिएगा। बिल्कुल जितनी बातें यहां पे मैं लिखा हूं ना, सब के सब आपके दिमाग में घुसेड़ दूंगा। थोड़ा सा आप लोग कैरी होकर सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये मैट्रिक्स का परिभाषा है, ठीक है ना, इसको मैं आपको समझाता हूं, जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है कि ऑब्व्यू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। यानी कि समझिएगा, ऑब्व्यू जो होता है वो संख्याओं या फलनों, संख्या जो होगा यहाँ पे वो रियल नंबर होगा, यानी कि वास्तविक संख्या होंगी, ठीक है ना। वास्तविक संख्या वे संख्या होती है, मतलब जो रियल नंबर जो हमारे रियल दुनिया में यूज होता है, ठीक है ना। उसको मैं पीछे काफ़ी कवर किया हूँ, हद तक आप लोग सुने होंगे तो बड़ी अच्छी बात है। अब भगा के आ गए होंगे तो भाई उसके लिए तो अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जाकर देख लीजिएगा पिछवा इसी वीडियो में, भगा कर मत आ जाइएगा यहाँ पे बीच में। तो ऑब्व्यू संख्याओं या फलनों, देखिएगा फलन क्या होता है, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, ये सब सारे फलन है। एक्स के जगह पे वाई भी हो सकता है ना, साइन वाई, कॉस वाई, चाहे साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब सारे चीजें हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो वहां पे जैसे साइन एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी एक साइन के साथ चिपका रहेगा ना, वो एक प्रकार से थीटा रहता है, ठीक है ना। बात को समझिएगा ध्यान से। तो फलनों, और वो जो होगा ना फलन, वो रियल नंबर को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है ना, वही फलन। एक आयताकार क्रम विन्यास होती है कि मतलब एक आयत के आकार में सजा होता है, ठीक है ना। वर्ग के आकार में भी होता है और आयत के आकार में भी होगा, ठीक है ना। समझिएगा बात को, अभी मैं समझाऊंगा इस चीज को। जरा देखिएगा यहाँ पे, और नीचे में लिखा हुआ है, लिखे हैं इन संख्याओं या फलनों को ऑब्व्यू के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। देखो अवयव, अवयव मतलब एलिमेंट और प्रविष्टियां मतलब भी एलिमेंट। ये अवयव को ही शुद्ध हिंदी में बोल दिया गया प्रविष्टियां, ठीक है ना। यानी कि इसमें जो अंदर जो आपके सारे अंक यहाँ पे दिख रहे हैं रियल नंबर, ये आप लोगों को प्रविष्टियां बोला जाता है, यानी कि अवयव यानी कि एलिमेंट इसको बोला जाता है, ठीक है ना। इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन संख्याओं या फलनों को ऑब्व्यू के अवयव, मतलब ऑब्व्यू के अवयव या प्रविष्टियां या एलिमेंट्स बोला जाता है। ऑब्व्यू का ये एलिमेंट्स है, इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि भैया ये ऑब्व्यू का क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है ना। इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि ऑब्व्यू को हम अंग्रेजी के बड़े वर्णमाला यानी कि कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी वो अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी लेटर ले सकते हो, उसके द्वारा हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ ए बराबर, यहाँ पे लिखा हूँ बी बराबर, यहाँ पे लिखा हूँ सी बराबर, यहाँ पे लिखा हूँ डी बराबर। एक ही जगह ये सारा क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको अलग अलग नाम दे दिया हूँ। चाहो तो आप लोग ए ही लिख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन अलग अलग लिख दिया हूँ। चाहो तो इसमें एम डाल दो, चाहो तो यहाँ पे एन डाल दो, लेकिन कैपिटल रहेगा भैया। अगर स्मॉल लिख दोगे तो एम एन दूसरा कुछ हो जाएगा, यानी कि उसकी कोटि हो जाएगा। अभी मैं कोटि बताऊंगा, ठीक है ना, जिसको ऑर्डर बोलते हैं, तो उस पर थोड़ा सा अभी रुक कर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जरा देखिएगा, ये एक प्रकार से ना बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ, जब हम लोग मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो उसमें ये हम लोग पढ़ेंगे कि ये एक प्रकार का वर्ग है। वर्ग कैसे है जरा समझिएगा, ध्यान से समझ इस बात को। यहाँ पे इसका कोटि लिखा जाता है m इंटू n, है ना, m इंटू n। ये स्मॉल m और स्मॉल n है, ठीक है ना, m इंटू n। देखिए यहाँ पे इंटू भी कुछ लोग पढ़ते हैं, इसको पढ़ा कैसे जाता है m बाई n के रूप में, है ना, m बाई n। ये कोटि है m बाई n, इसी तरह इसको पढ़ा जाता है m बाई n, इंटू नहीं पढ़ा जाता है m इंटू n। लेकिन कुछ लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई फांसी पे नहीं चढ़ा देगा कि अरे काहे लिए तू m इंटू n पढ़ रहा है, चल तू फांसी पे चल, ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जनरली इसको पढ़ा जाता है m बाई n, ठीक है ना। लेकिन लोग पढ़ देते हैं m इंटू n, क्योंकि इंटू दिख रहा है। ये इंटू यहाँ पे गुना करने के लिए नहीं होता है ना। लेकिन अगर आप गुना कर देते हो तो इसके अंदर की सारे एलिमेंट को पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, ठीक है ना। उस पर मैं डिस्कस अभी करूंगा, ठीक है। जरा ध्यान से समझिएगा, m इंटू n इसका कोटि लिखा जाता है। m जो होता है वो रो को प्रदर्शित करता है। रो मतलब क्षैतिज रेखा में जो पंक्ति होती है, क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल,
उसको रो बोला जाता है ना। उसको भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। आपको कि सारे चीज़ सर जी कह रहे हैं कि अभी डिस्कस करेंगे, डिस्कस कर क्या रहा है, थोड़ा सा बस ऊपर ऊपर से समझो, अभी सारी चीज़ें मैं बात बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो रो ऐसे लाइन से जो लगे रहते हैं ना, ऐसे रो, जैसे आप लोगों के कापी में चीना खाचा रहता है ना, ऐसे ऐसे पटपाई, उसको रो बोलते हैं, ठीक है ना। उसको रो बोलते हैं, यानी कि उसको पंक्ति बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, पंक्ति बोलते हैं। और ये जो साइड से ऊपर से ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे, इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है ना। कॉलम, कॉलम, कॉलम मतलब जानते हो ना, कॉलम, कॉलम का मतलब स्तंभ, ठीक है ना। जैसे आप लोगों का पिलर घर में डाला जाता है सीधा सीधा, तो वो आप लोगों का क्या है, स्तंभ, यानी कि वो कॉलम है। तो यहाँ पे ये सीधा सीधा दिख रहा है ना, तो कॉलम, तो ये एन जो होता है वो कॉलम को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, कि ये इतने इसमें कॉलम है। जैसे यहाँ पे मैं 2 लिख दूं तो यानी कि इसमें 2 कॉलम है। यहाँ पे मैं 2 लिख दूं एम की जगह, यानी कि इसमें 2 स्तंभ है। तो ये कॉलम और स्तंभ को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी। तो जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, इसको m इंटू एन के द्वारा मतलब कोटि को प्रदर्शित करते हैं। तो जो यहाँ पे m इंटू एन है ना, जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 2 रो दिख रहा है और 2 ही कॉलम दिख रहा है, यानी कि 2/2। यानी कि जब कोटि समान हो जाता है ना, 2/2 जब कोटि समान हो जाए, चाहे 3/3 आ जाए, चाहे 4/4 आ जाए, तो उसको वर्ग मैट्रिक्स बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह, ठीक है ना। वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। कब? जब इसकी कोटियां समान हो जाती है। तो जरा देखिएगा यहाँ पे भी कोटि समान है, यहाँ पे 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है। यहाँ पे जरा देखोगे तो 4 गो रो है और 4 गो ऐसे कॉलम है। तो यहाँ पे इसकी कोटि समान है, ऑर्डर इसका समान है, ठीक है ना, इसलिए इसको वर्ग आव्यूह बोला गया है। तो वर्ग आव्यूह भी मैट्रिक्स है ना। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे दिखा रहा हूँ, इसके बाद मिटाऊंगा और भी इसके सारे एग्जाम्पल बहुत सारे लेने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इसके पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। चलिए यहाँ पे जरा देख लीजिएगा ध्यान से, आव्यूह की कोटियाँ, इस पे मैं अभी डिस्कस यहाँ पे कर रहा था। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या कह रहा है कि m पंक्ति तथा n स्तंभ। जरा देखिएगा n स्तंभ यानी कि ये स्तंभ को प्रदर्शित करता है, m रो को प्रदर्शित करता है, यानी कि पंक्ति को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वाले किसी आव्यूह को m/n कोटि का आव्यूह कहते हैं। जैसे m/n कोटि का आव्यूह, इसको मैं बोलूंगा m/n कोटि का आव्यूह, या अथवा इसको लिखा है अथवा केवल m/n आव्यूह कह सकते हैं, केवल m/n आव्यूह कहते हैं। मतलब मान लो कि 2 × 2 क्या है, तो 2 × 2/2 आव्यूह, ऐसे बोल सकते हैं 2/2 आव्यूह। अच्छा 2/2 कोटि का आव्यूह ऐसे भी बोल सकते हो, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे ज़रा देखिएगा, खास चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। किसी m/n कोटि के आव्यूह को प्रकट करने के लिए संकेत इसके द्वारा प्रयोग करते हैं, m/n। ज़रा देखिएगा इसमें a है ना, यहाँ पे एलिमेंट जो a है उसको स्मॉल द्वारा प्रदर्शित करता है, इसको अंदर कैपिटल के द्वारा नहीं प्रदर्शित कर सकते हो। जैसे कैपिटल ए नहीं लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि कैपिटल के द्वारा ना हम लोग मैट्रिक्स को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसमें स्मॉल आता है, ठीक है, जो भी आएगा स्मॉल ही आएगा। यहाँ पे IJ है, इस IJ को भी मैं डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। हमको सब मालूम है कि क्या डिस्कस करना है, ठीक है, आप बस ध्यान से समझते रहिएगा। IJ है, तो IJ क्या होता है अभी मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिए। जो I होता है ना और जो J होता है ना, वो किसी भी एलिमेंट का स्थिति दशा को प्रदर्शित करता है कि वो किस स्थिति पे, कहाँ पे है वो। यानी कि I जो होता है वो रो और जो J होता है वो कॉलम को प्रदर्शित करता है, कॉलम और रो के स्थिति को प्रदर्शित करता है कि वो किस स्थिति पे है, ठीक है। अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा, सारा चीज डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। बस समझते रहिएगा कि ये कॉलम और स्थिति के मतलब बीच में जहाँ पे रो एलिमेंट जाएंगे उसी को ये प्रदर्शित कर देगा। m × n समझ लिए का प्रयोग करेंगे, यानी कि आप लोग किसी भी m × n m/n कोटि के आव्यूह को प्रकट करने के लिए इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि हम केवल ऐसे आव्यूह पर विचार करेंगे जिनके अवयव वास्तविक संख्या हैं अथवा वास्तविक मानों को ग्रहण करने वाले फलन है, ठीक है ना। वास्तविक मानों को जो ग्रहण करेंगे फलन, उस पे हम लोग विचार करेंगे इस चैप्टर में। और जो वास्तविक नंबर पे आव्यूह होंगे ना, उसको हम लोग यहाँ पे विचार करेंगे, यानी कि समझेंगे। उसके अलावा रियल नंबर जो नहीं होगा उसको हम लोग बिल्कुल विचार नहीं करेंगे। मतलब जो I होता है ना, वो रियल नंबर नहीं होते, आप लोगों को मालूम होगा। फिर आप लोगों को ये भी मालूम है कि जो रूट में माइनस में कोई चीज़ हो और जो रूट से बाहर ना निकल पाए, है ना, जैसे रूट में 8 है, चाहे रूट में 5 है ना,
2 स्क्वायर रूट में तो मान लीजिए कि 3 रूट भी, क्यूब रूट भी 8 हो सकता है, तो वो 2 हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर रूट 8 हो, स्क्वायर रूट 5 हो, स्क्वायर रूट 3 हो, तो ये तो रूट से बाहर आ नहीं पाएंगे। यानी कि ये आप लोगों के क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस पे हम लोग विचार करेंगे, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो आप लोगों का जैसे आई हो गया है ना, तो आई के साथ +2 हो गया, तो वो आप लोगों का क्या हो गया, वो आप लोगों का अवास्तविक संख्या हो गया। तो उस पर हम लोग विचार नहीं करने वाले हैं, अवास्तविक संख्या यानी कि आई पे। लेकिन यहाँ पे कहीं आई भी मैं लिखा हूँ, यहाँ पे वैसे मैं बस दर्शाने के लिए लिखा हूँ कि ये आप लोगों का एक प्रकार से मैट्रिक्स है, ठीक है ना, इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं मिटाने वाला हूँ फिलहाल। अभी इसको यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेने वाले हो तो ले लो, वरना मैं इसको रफ कर दूंगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे हम देखते हैं। चलिए आइए इसी में आप लोगों को और एग्जांपल लेकर समझाते हैं, ठीक है ना, और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि E बराबर में आप लोगों को एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, जैसे 2 है, 4 है, 7 है, 9 है, 8 है, 5 है, और यहाँ पे रूट में 3 है, -0 नहीं, -7 ले लो, और 2 ले लो, 0 ले लो, 0 ले लो, -1 ले लो। ऐसे आप लोगों का एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये देखिए, ये आप लोगों का क्या है, एक आप लोगों का ये आयताकार वर्ग आव्यूह है, वर्ग नहीं, आयताकार आव्यूह है, ठीक है ना, आयताकार आव्यूह है। यहाँ पे आयताकार क्रम विन्यास बोला था ना, आयताकार यानी कि ये आयत के आकार का है, ठीक है। यहाँ चलिए आइए इसका मैं आप लोगों को कोटि बता दूं, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा इसकी कोटियां कैसे लिखा जाता है। देखिए कोटि यानी कि m/n के रूप में इसका यहाँ पे राइट हैंड में एकदम नीचे कॉर्नर में लिखा जाता है कोटि इसका, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर नहीं लिख सकते हो, बीच में नहीं लिख सकते, यहीं पे एकदम कॉर्नर में राइट हैंड में लिखा जाता है एकदम नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप इसका कोटिया लिखोगे तो जरा देखिएगा, सबसे पहले हम लोग रो को लिखते हैं, ठीक है ना। तो रो आप लोगों का ऐसे जो हॉरिजॉन्टल चलता है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसी को रो बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का रो हुआ, ठीक, ये रो। तो कितनी रोए हैं इसमें, कितनी रो हैं, 3 रो हैं, तो 3 बाई है ना। कितनी कॉलम है इसमें, तो 1 2 3 4 कॉलम है, तो 3/4। ये आप लोगों का क्या हो गया, ये आप लोगों का कोटि हो गया। 3/4 कोटि का ये क्या हो गया, आव्यूह हो गया। ऐसे बोल सकते हो 3/4 कोटि का आव्यूह। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहोगे तो 3/3 का है, 3/3 कोटि का ये आव्यूह है। जरा देखिएगा, 1 1 2 3 1 2 3, ये आप लोगों का रो, और कॉलम 1 2 3, तो ये कॉलम। जैसे इसमें आप लोग लिखना चाहोगे तो रो कितनी है, 4, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम, 4/4 देखा है, 1 2 3 4, तो 4/4 का है। यहाँ पे जरा देखेंगे तो 2/2 का है। अब तो आप निकाल पाओगे, यहाँ पे देखोगे तो 1/1 का है, एक रो एक कॉलम, ठीक है। 1/1 का ये आप लोगों का क्या है, मैट्रिक्स है। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, ये m है, स्मॉल m, और ये स्मॉल n है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, इसका ये हम लोग कोटि को निर्धारण करते हैं, कोटि बताते हैं कि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना, m और n को मल्टीप्लाई आपस में कर दिया जाए, तो इसका एलिमेंट्स ये बता देता है कि इस कोटि में कितने एलिमेंट्स है। यहाँ पे 3 3 जाए 9, यानी कि इसमें 9 एलिमेंट्स है ना, 9 अवयव हैं, यानी कि इसको प्रविष्टियां भी बोलते हैं। तो 9 प्रविष्टियां हैं, 9 प्रविष्टियां हैं, 9 अवयव बोलिए, अच्छा 9 एलिमेंट बोलिए, है ना। इसमें आप लोगों को कितने, 16 एलिमेंट है, गिनेंगे तो 16 एलिमेंट आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक ही इसको एलिमेंट गिनोगे, ये नहीं कि ये प्लस के साथ चिपका है तो इसको 2 एलिमेंट गिन दो। यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे भी एक ही एलिमेंट है ये। तो इस प्रकार से यहाँ पे 16 एलिमेंट है, आप लोग काउंट कर लीजिएगा, गिन लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप काउंट करते हैं तो 12 एलिमेंट है, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे आप लोगों को 12 एलिमेंट निकलेंगे। 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1 एलिमेंट निकलेंगे, है ना। यानी कि इस आव्यूह में कितने एलिमेंट है, यानी कि कोटि को गुना करते हो तो उस चीज को पता कर पाओगे कि कितने एलिमेंट्स, कितने अवयव हैं, ठीक है। आपको इतनी बातें समझ में यहाँ पे आया होगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, और इसमें और सारी चीज़ें हैं जिसको मैं डिस्कस करूँगा। अभी ध्यान से समझिएगा, इस चीज़ को पहले रफ करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे इसमें आप लोगों को एक मैं बताया हूँ क्या है
कि आई और जे, जैसे मैं किसी एलिमेंट को लिखना चाहूँगा, अरे सॉरी किसी मैट्रिक्स को मैं लिखना चाहूँगा, उसका देना चाहूँगा सिंबल, तो इसको मैं ऐसे दे सकता हूँ कि ए आई जे, है ना, ए आई जे एम बाई एन, ठीक है ना, एम बाई एन, ऐसे मैं इसको दे दिया। यानी कि यहाँ पे ये आई और जे क्या है, आई और जे स्थिति को बताता है कि एलिमेंट कहाँ पे है। देखिएगा मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि v बराबर कोई आप लोगों को एलिमेंट ऐसे कोई आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है, यानी कि मैट्रिक्स आपका है 2 4 0 7 -5 और यहाँ पे √3 और यहाँ पे आप लोगों को दे दें 1 और यहाँ पे आप लोगों का मान लीजिए कि 4 है और यहाँ पे आप लोगों का 3.2 है, ठीक है ना, इस प्रकार से है। पॉइंट में भी इसमें रहेंगे एलिमेंट, ठीक। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग कैसे निर्धारण करेंगे। देखिएगा यहाँ पे हम इसको निर्धारण करते हैं, जैसे यहीं पे मैं इसके साइड में लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ b बराबर, अगर मैं इसको निर्धारण करूँगा इसके सारे एलिमेंट को, तो ज़रा देखिएगा 2 को निर्धारण करेंगे तो a, और देखिए यहाँ पे 1 रो है, ये पहला रो है, तो यहाँ पे पहला रो है तो 1 आएगा, और ये पहला कॉलम है तो 1 1 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर a बराबर लिखेंगे, यहाँ पे ये पहला रो है तो पहला रो, और दूसरा कॉलम है तो दूसरा कॉलम, है ना। यहाँ 0 का हम निर्धारण करेंगे, तो 0 का निर्धारण करेंगे तो a लिखेंगे, पहला रो है और ये तीसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम। अब जरा देखिएगा हम 7 का निर्धारण करेंगे तो 7 का निर्धारण होगा a, ठीक है ना। यहाँ पे ये दूसरा रो है और पहला कॉलम है, तो दूसरा रो है और ये पहला कॉलम है, इसको मैं लिखूंगा तो a, ठीक है ना। ये आप लोगों का दूसरा रो है और पहला कॉलम है, तो दूसरा रो है और पहला दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा तो यहाँ पे दूसरा रो है और तीसरा कॉलम है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा तो a और ये तीसरा रो है और पहला कॉलम है, ठीक है ना। यहाँ पे a मैं लिखूंगा तो तीसरा रो है और दूसरा कॉलम है, यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा तो a तीसरा रो है और तीसरा कॉलम है, और इसको मैं बंद कर दिया। देखिए अगर यहाँ पे A22, तो इससे मैं पता कर लूंगा कि किसकी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। इसमें अगर पता करना रहेगा तो देखिए पहले हम चलेंगे पहला वाला देखकर, दूसरा रो, तो दूसरा रो में आ जाइए, और ये दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम में आ जाइए, तो यहीं पे आके टपकेंगे, यानी कि -5, A22 -5 को निर्धारण करेगा, ठीक है ना। ये स्थिति को निर्धारण करता है एलिमेंट को, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहाँ पे आप लोगों का A33 है, यानी कि 3 है, तो 3 यानी कि तीसरा रो, पहले रो, तो तीसरा रो में चलेंगे और तीसरा कॉलम में, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम यही आएगा 3.2। मान लीजिए कि ये 31 है, तो 31 को ढूंढना रहेगा, तो कैसे, ये तीसरा रो है तो तीसरा रो में चलेंगे और 1 कॉलम में, तो तीसरा रो और 1 कॉलम में, यानी कि यही 1 आएगा, ठीक है। बात को समझ में तो आ ही रही होगी। इसी चीज को मैं कह रहा था कि बाद में इसको समझाऊंगा, तो आपको समझा भी दिया, ठीक है ना। इसी को आई और जे लिखते हैं, ये स्थिति को निर्धारण करता है कि एलिमेंट कहाँ पे है, कहाँ पे टपका हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को और बहुत सारे चीज़ें बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से बस वीडियो लेंदी होने दीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, है ना। ऐसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने लगूँ तो क्या समझ में आएगा, घंटा समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, और आप लोगों इसमें अगर कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं बिल्कुल। और ये आप लोग निर्धारण समझ ही गए। अगर मान लीजिए कि इसका हम कोटि लिखना चाहूँगा तो कोटि 3/3 कोटि लिख दूंगा, ठीक है ना। इसका भी मैं कोटि लिखना चाहूँगा तो 3/3 कोटि लिख सकता हूँ, चाहे m/n कोटि लिख सकते हैं, ऐसे, चाहे 3/3 ऐसे लिख सकते हो, 3/3 कोटि। और जरा एक चीज़ और देखिए, है ना, इसको मैं कोष्टक में जब दिखाई दिया तो समझ ही जाइए। इसको हम लोग स्मॉल कोष्टक में भी बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। इस कोटि को स्मॉल कोष्टक में आप लोग बिल्कुल बंद कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे खुलता ही रहेगा, खुलता भी लिख सकते हो, बंद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मन करे तो आप लोगों के बुक में बंद नहीं किया है तो आप लोग भी बंद मत करो, ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बंद भी कर दोगे तो कोई आपको फांसी पे नहीं चढ़ाएगा, है ना, ऐसे ही रहता है ना। या तो आप लोग बंद कर दो, बात को समझिएगा, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग ऐसे ही लिखिएगा,
नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये एम और एन स्मॉल होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। कैपिटल में अगर आएगा तो कैपिटल यहाँ पे भैया मत लिखना, ठीक है ना, बिल्कुल मत लिखिएगा, क्योंकि कैपिटल में हम मैट्रिक्स को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। अब जरा यहाँ पे और चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ, जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग इस चीज़ को हम लोग रो लिखते हैं ना, ये रो को दर्शाता है, रो, ये रो है, तो रो है तो यहाँ पे इसको हम लोग R1 के द्वारा दर्शाएंगे, यानी कि पहला रो है तो R1, ये दूसरा रो है तो R2, ये तीसरा रो है तो R3, ठीक है ना। ये आप लोगों का जो है ये कॉलम है, तो पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, और ये आप लोगों का तीसरा कॉलम है, ठीक है ना। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जरा देखिएगा, घर में जब ऐसे पिलर गाड़ते हो ना, तो वो कॉलम होता है, लोग बोलते हैं कि अरे कॉलम गाड़ा रहा है ना, पिलर गाड़ा रहा है, तो वो कॉलम यानी कि वो आप लोगों का क्या है, मतलब वर्टिकल होता है वो, ठीक है ना, उसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही? कॉलम मतलब स्तंभ। और जो आप लोगों का रो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज होता है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों के कॉपी में पेज में लाइनिंग खींचा रहता है, वो हॉरिजॉन्टल, वो आप लोगों का रो होता है, ठीक है ना। वो रो यानी कि क्षैतिज होता है, क्षैतिज होता है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसको रो यानी कि उसको पंक्ति बोलते हैं। तो इस चीज को हम लोग पंक्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, ठीक है, पंक्ति। ऐसे इस चीज को पंक्ति, इसको कॉलम मतलब स्तंभ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्तंभ मैट्रिक्स भी होता है और स्तंभ मैट्रिक्स भी होता है, स्तंभ अवयव होता है और पंक्ति भी अवयव होता है। उस पे अभी मैं डिस्कस करूंगा, वो हम लोग टाइप्स ऑफ जो मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। इसका बड़ा उपयोग है भैया, इसको समझते रहिएगा। ये जिसे मत हम नहीं बता रहे हैं जिससे आप लोग समझ रहे हो कि अरे ये लग रहा है कि वैसे ही ज्ञान जान रहे हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोगों को काम आएगा, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों को जो स्थिति निर्धारण करने के लिए बताया हूं उस पर सवाल आता है, ठीक है। यहाँ पे समझेंगे तो सवाल लगा पाएंगे, नहीं तो फिर वहां पे फंसेंगे। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से समझते रहिएगा और सुनते रहिएगा। देखिए आगे मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूं इसी में कि टाइप्स ऑफ जो आप लोगों का मैट्रिक्स होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। फिलहाल तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आप लोगों को मात्र 7 ही इसमें टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। यानी कि पहला आप लोगों को जो पढ़ना है वो स्तंभ पंक्ति पढ़ना है। अरे सॉरी, ये स्तंभ पंक्ति क्या बोल रहे हैं यार, स्तंभ अवयव पढ़ना है, ठीक है ना। अवयव, स्तंभ अवयव को बोलते हैं कॉलम, COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा अवयव, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, है ना, एक कॉलम हो, उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि A बराबर हो ऐसे 2 - 9 7 0, है ना। ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें एक ही कॉलम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना। कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ अवयव, है ना। यहाँ पे लिखा हूं स्तंभ अवयव यानी कि कॉलम मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे इस चीज को कि यहाँ पे आप लोगों को रो कितना दिख रहा है, 4, तो 4/4/1, एक ही आप लोगों का। यहाँ पे जरा देखिएगा, ये n जो होता है ना इसका, वो 1 होता है। n को 1 देखकर हम कह देते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसका जो सिंबल होता है दिखाने का, ये सिंबल जो इसका तरीका होता है वो ये होता है AIJ, है ना, M/1, ये M/1, ये इसका सिंबल होता है। ऐसा अवयव, है ना, ऐसा अवयव जिसमें एक कॉलम हो, एक कॉलम है, रो चाहे जितना हो जाए लेकिन कॉलम एक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ अवयव यानी कि कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसका सिंबल्स ये होता है, बात समझ में। इसमें जो 1 होता है और सॉरी जो n होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। इसमें आप चाहे जैसे लिख दो, चाहे जितना, इसमें आप लोग बहुत सारे इसमें, जैसे इसको भी आप लोग लिख सकते हो। मान लीजिए कि A चाहे B बराबर लिख लीजिए, B बराबर ऐसे 2 3,
है ना, ऐसे दे सकते हो। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को रो जो दिख रहा है ना, वो 2 और कॉलम जो दिख रहा है वो 1, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। बहुत सारा तरीका है, लिख सकते हो, आपके ऊपर है। ये आप लोगों का स्तंभ अवयव है, ये पहला है। इसको आप लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में लिख लीजिएगा, अवयवों का प्रकार, ठीक है ना। तो इसको आप लोग समझते रहिएगा, बहुत सारे इसमें साथ में आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना। तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग इस पे पढ़ने वाले हैं एक दूसरा इसमें चीज, क्या, वो पंक्ति अवयव है ना, पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव मतलब रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ठीक है ना। रो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ एक रो है, कॉलम चाहे जितना हो जाए, ठीक है ना, लेकिन आपका उसमें रो, जो उसमें आपका पंक्ति होगा वो सिर्फ एक होगा। यानी कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखा दूं, यहाँ पे 2, 3, 4, 9, इसमें माइनस भी कोई ले लो, 0 भी एक आध को ले लो, ठीक है ना। ये भैया अलग अलग है, 90 मत पढ़ लेना, है ना। ये 2, 3 को थोड़ा सा इधर कर दूंगा, और 2, 3, -4, 9, 0, ऐसे कुछ भी, इसमें 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 5 भी, और चाहे इसको बढ़ा लो, चाहो तो मन करो, है ना, चाहे एक ही सिर्फ ले लो। इसमें आप लोगों को जो दिख रहा है वो आप लोगों का, इसमें m जो है वो 1 होगा, और इसमें जो n होगा वो बहुत सारी हो सकती है, चाहे 1 भी हो सकता है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि कितनी कॉलम है, 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम है, तो 1/5 है ना, 2, हाँ 5 है, तो 1/5। यानी कि इसमें जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है n, वो क्या है, m 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो m यहाँ पे 1 के बराबर होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पंक्ति अवयव, यानी कि रो अवयव, रो मैट्रिक्स, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी। जैसे एक मैं और लेकर दिखा दे रहा हूँ, जैसे 2 और 0 ऐसे में ले लिया, यानी कि यहाँ पे आप लोगों का रो जो है वो 1 है, और 1/2, यानी कि इसमें कॉलम 2 है। मान लीजिए कि c बराबर मैं ले लूँ एक और 3 रूट में 3 और 3.2, ठीक है ना। ये आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या, रो 1 है, और बाई आप लोगों को कॉलम जो दिख रहा है वो 3 है। यानी कि इसका जो संकेत होता है वो a बराबर aij, ठीक है ना, क्या है, 1/m, सॉरी m नहीं n, 1/n, ये है आप लोगों का इसका संकेत, सिंबल होता है ये। ऐसा अवयव जिसमें एक रो हो, पंक्ति चाहे जितना हो, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं। बात समझ में आ रही होगी। चलिए इसको मिटाकर मैं अगला नेक्स्ट दिखा दे रहा हूं। ये इसका संकेत है दिखाने का, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को m1 दिख जाए तो बस आप कह देना कि ये भैया रो मैट्रिक्स है, ठीक है ना, रो मैट्रिक्स है, यानी कि पंक्ति अवयव है। इसको मैं मिटा दूं। तीसरा आप लोग देखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, वर्ग अवयव, देखिएगा, वर्ग अवयव, ये आप लोगों का तीसरा है, टाइप्स में हम लोग पढ़े हैं, तीसरा ये टाइप्स है, वर्ग अवयव, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, SQUARE, स्क्वायर मैट्रिक्स, MATRIX, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आप लोगों का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इसमें m और n जो होता है वो सेम होता है, बराबर होता है, यानी कि m n के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। आपको मैं पीछे भी बताया हूं, यहाँ पे भी देख लीजिएगा, a बराबर जैसे 2, 3, 4, 7 ऐसे मान लीजिए कि दिया हुआ है, ठीक है ना, ऐसे आप लोगों को दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो 2/2 का है। मान लीजिए कि b बराबर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 7, 0, 9, 8, 4 रूट में 3, और आप लोगों को इसके नीचे भी मान लीजिए कि 0, 7 और 4, कुछ भी जो दिया हुआ, चाहे 4.2 ही ले लो, है ना, आपके ऊपर जो भी मर्जी जैसे लेना है ले लो, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या है,
वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे 3x3 कोटि का ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, 3x3 कोटि का, ठीक है ना। ये 3x3 कोटि का है, ये 2x2 कोटि का है ना। 4x4 का आएगा, 7x7 का हो सकता है, 8x8 का हो, जितना बाई जितना का ले सकते हो, आपके ऊपर निर्धारण करता है। इसमें मान लीजिए कि वर्ग आव्यूह में मान लीजिए कि ये c बराबर ऐसे भी हो सकता है 1 चाहे 4 चाहे कुछ भी हो सकता है। 1/1 का ये क्या है, 1/1 कोटि का ऑर्डर का ये आप लोगों का मैट्रिक्स है। 1/1 ऑर्डर का ये क्या है, मैट्रिक्स है। 1/1 कोटि का ये मैट्रिक्स है, यानी कि ये भी आप लोगों का वर्ग आव्यूह हुआ, ठीक है, जिसमें m और n क्या हो, जहां पे m बराबर n हो। ये स्मॉल m है भैया, याद रखिएगा, स्मॉल m है, स्मॉल n है, m बराबर n हो, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जब दिखाते हैं तो इसका जो सिंबल्स होता है, इसका जो ऐसा आव्यूह जिसमें वर्गों की जो इस ऐसा आव्यूह जिसमें कोटियां क्या हो, समान हो, है ना, उसको वर्ग आव्यूह बोलते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, इसको दिखाने के लिए जो सिंबल्स होता है, a बराबर आप लोग लिख सकते हो, a बराबर ऐसे करके aij m/m, चाहे n/n भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है ना। ये दोनों इसमें क्या हो, बराबर हो, जहां m बराबर n लिख सकते हो, ठीक है ना, दोनों बराबर हो। तो इस प्रकार से ये आप लोगों का वर्ग आव्यूह हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विकर्ण आव्यूह, ठीक है ना। विकर्ण आव्यूह जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डायगोनल मैट्रिक्स। देखिएगा ध्यान से, विकर्ण आव्यूह है ना। इसके आगे नेक्स्ट कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे विकर्ण आव्यूह, ठीक। विकर्ण आव्यूह हम लोग बोलेंगे इसको इंग्लिश में डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। विकर्ण आव्यूह किससे कहते हैं, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़ के, है ना, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। विकर्ण को छोड़ के ऐसा वर्ग आव्यूह जो वर्ग अभी मैं पीछे पढ़ा हूं, जिसकी कोटियां सेम होती है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर बाकी सारी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। बात समझिएगा, जरा देखिएगा, यहाँ पे a बराबर हम लोग लिखेंगे इस चीज को कि यहाँ पे मान लीजिए कि 2 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, चाहे 3 है, ऐसे है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ये विकर्ण आव्यूह है, यानी कि यहाँ पे अगर सेम 2 आ जाएगा तो उसका नाम दूसरा हो जाएगा, ठीक है। 3 आ जाएगा तो उसका नाम दूसरा हो जाएगा। ये अलग अलग है, विकर्ण में क्या है, ये अलग अलग है। तो ये आप लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स है, विकर्ण आव्यूह है। अभी मैं उसको सेम लेकर दिखाऊंगा कि उसको क्या नाम दिया जाता है। अगर सेम हो जाएगा तो वो दूसरा नाम पकड़ लेता है, ठीक है ना। बात समझिएगा, अभी मैं दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए कि b बराबर जो दिया हुआ है 3/3 कोटि का लेकर दिखा देता हूँ। ये तो 2/2 कोटि का है, और यहाँ पे मान लीजिए कि 3 है, 0 आएगा ना, 0 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9.2 है, ठीक है। ये 3/3 कोटि का एक आप लोगों का विकर्ण आव्यूह है, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पे जरा देखिएगा, ये अलग अलग है ना। सेम होगा तो उसका क्या नाम होगा उसको मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। इतनी आपको बातें समझ में आई। ये क्या होता है, विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों का आएगा, मतलब इसमें क्या, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 होते हैं, उसको हम लोग विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हुआ। अब इसके आगे नेक्स्ट आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगा एक विकर्ण आव्यूह के बाद क्या, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब अदिश आव्यूह, है ना, अदिश आव्यूह, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स, इसको लिख दे रहा हूं, स्केलर SCAL स्केलर मैट्रिक्स, MATRIX स्केलर मैट्रिक्स। ये आप लोगों का अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स है। इसमें स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ऐसा विकर्ण आव्यूह, है ना, ऐसा, जैसे देखिए वर्ग का विकर्ण जो था वो
मतलब वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह को क्या बोल लेते हैं, ऐसा वर्ग आव्यूह है ना जिसके विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे 0 0। इसमें ऐसा विकर्ण आव्यूह है ना जिसमें विकर्णों की जो विकर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम सेम होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, एकदम सेम होते हैं, उसको हम लोग वर्ग आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश आव्यूह बोलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स को मैं अगर साफ शुद्ध एकदम बोलूं तो बोल सकता हूं कि एक विकर्ण आव्यूह, मतलब वही विकर्ण जो अभी पीछे जस्ट चर्चा किया हूं, ऐसा विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि उसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। विकर्ण के अवयव यानी कि जो अभी मैं चर्चा कर रहा था कि अगर इसके विकर्ण के अवयव अगर सेम हो जाएंगे तो उसका नाम दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। अलग अलग रहेंगे तो विकर्ण आव्यूह। अगर उसके विकर्ण समान हो जाते हैं, जिससे मैं मान लो कि दे रहा हूं a बराबर 2 3 0 तो रहेगा 0 और यहाँ पे मैं 0 और 2 लिख दूं, ठीक है ना। ये जरा देखिएगा, इसका क्या है, ये एकदम विकर्ण का जो एलिमेंट है वो सेम है, तो इसको बोलेंगे अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। स्केलर मैट्रिक्स ये बोला जाएगा। मान लीजिए कि b बराबर जो दिया हुआ है, इधर 3 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है और 0 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, 0 है, 3 है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है आप लोगों का अदिश आव्यूह। इसमें क्या है आप लोगों का जो विकर्ण है, जो विकर्ण के एलिमेंट है वो एकदम सेम है, बाकी सब 0 0 है। अगर मान लीजिए कि यहीं पे आप लोगों को 3.3 दे दूं तो ये विकर्ण आव्यूह हो जाएगा, ठीक है ना, विकर्ण आव्यूह हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन इसके विकर्ण क्या है, एकदम सेम है एलिमेंट, तो ये अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स हुआ। अब सुनिएगा जरा, देखिएगा, सेम तो है लेकिन सेम में 1 आ जाए तो वो नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा। देखिए विकर्ण आव्यूह क्या था, इसमें विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 0 थे, है ना। उसमें ये नहीं कह रहा है कि विकर्ण आप लोगों का सेम हो, है ना, तो वो आप लोगों का विकर्ण आव्यूह। लेकिन अगर सेम हो जाए तो उसको अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन सेम में 1 1 आ जाए तो उसका नाम अलग, ठीक है, उसका नाम अलग। क्या उसका नाम पड़ेगा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। उसको बोलते हैं तत्समक आव्यूह। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास है तत्समक आव्यूह, है ना। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तत्समक आव्यूह को बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी है ना, IDENTY मैट्रिक्स, MATRIX, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह। देखिए विकर्ण ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके एलिमेंट, विकर्ण के एलिमेंट क्या हो 1 1 हो जाए, वो आप लोगों का तत्समक आव्यूह यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इसको I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, इसमें दिया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 6वां नंबर पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। आइडेंटिटी है भैया, यहाँ पे आइडेंटिटी है ना, ये स्पेलिंग होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थोड़ा सा बताने में कंफ्यूज आ गए हैं तो इस पर मत जाइएगा स्पेलिंग पे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव 0 होते हैं, तत्समक आव्यूह कहलाता है, ठीक है ना। जरा देखिएगा, a बराबर में लिख दूं यहाँ पे, जैसे कि 1 0 0 1, ये जरा देखिएगा 1 1 हो गया ना, ये तत्समक आव्यूह हो गया। अगर ये भी 1 1 नहीं होता, मान लीजिए कि 1.1 हो जाता, तो ये किस में जाता, ये विकर्ण आव्यूह में जाता, ठीक है ना, विकर्ण आव्यूह में जाता। मान लीजिए कि यही 1.1 है, यही आप लोगों का 1.1 यहाँ पे भी हो जाता, तो ये किस में चला जाता, देखिए ये सेम हो गया, है ना, सेम हो गया, तो ये अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स में चला गया। बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यही सेम में 1 1 हो गया, तो ये किस में आ गया, ये तत्समक आव्यूह स्केल आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ गया, ठीक है। अब b बराबर मैं लिख दूं एक और मैट्रिक्स, जैसे क्या लिख दूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये आप लोगों का क्या हो गया, ये आप लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको I से प्रदर्शित करते हैं, तत्समक आव्यूह बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही VVI है ये, ठीक है। c बराबर में एक आप लोगों को और दिखा दूं, जैसे क्या है 1 है और 0 0 0
और 0 1 0 0 और यहाँ पे 0 0 1 0 और इसके नीचे अभी ये जाएगा 0 0 0 1, ठीक है ना। ये आप लोगों का क्या हो गया, ये आप लोगों का तत्समक अवयव है। सारे जो विकर्ण के एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो 1 1 दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों का 2/2 का मैट्रिक्स है, 2/2 कोटि का मैट्रिक्स है ना। ये भी आप लोगों का 3/3 कोटि का 3/3 ऑर्डर का ये आप लोगों का क्या है, तत्समक अवयव है। इसको भी बोल सकते हो ये 4/4 ऑर्डर का ये तत्समक अवयव है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। इस प्रकार से ये आप लोगों का कवर हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव, जो 6वें नंबर पे है, ठीक है। 7वें नंबर पे आप लोग देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 7वां नंबर का आप लोगों का जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स यानी कि शून्य अवयव, ठीक है ना। जीरो मैट्रिक्स यानी कि शून्य अवयव, शून्य अवयव, शून्य अवयव जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स में ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा चाहे आयत अवयव जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो 0 0, सारे अवयव 0 0 है, सारे अवयव 0 0, मतलब a बराबर ऐसे मैं 0 लिख दूं, ये 0 अवयव हो गया। मान लीजिए कि b बराबर मैं लिखना चाहूं ऐसे 0 0 0 0, ये 0 अवयव हो गया, ठीक है ना। अगर c बराबर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे 0 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 0, ये आप लोगों का तत्समक अवयव हो गया। मान लीजिए कि मैं d बराबर लिखना चाहूँ, तत्समक अवयव करें 0 अवयव हो गया, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी आप लोगों का क्या हो गया, 0 अवयव हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यानी कि सब 0 0 आप लोगों को दिखेगा, 0 अवयव हो जाएगा। इसको हम लोग O के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, O के द्वारा, ठीक है ना। O, इसे हम O के द्वारा ऐसे O लिखा होगा, एकदम ऐसे, ऐसे गोल नहीं लिखा होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा खड़ा में लिखा होगा ऐसे, 0 अवयव, है ना। इसको 0 अवयव बोलते हैं, 0 के यानी कि O के द्वारा इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं 0 अवयव को। बात समझ में आ रही होगी। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आप लोग एकदम बिल्कुल आसानी पूर्वक से सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो 3.1 एक्सरसाइज का, ठीक है ना। एक्सरसाइज 3.1 का सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो अगर ये पूरी वीडियो ध्यान से देखोगे तब। तो इसको शून्य अवयव, 0 अवयव बोलते हैं। इसकी कोटियां लिखोगे तो लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाओगे। अगर मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं इसमें मैट्रिक्स में, कि मैट्रिक्स जो होता है ना, वो मैट्रिक्स मतलब बहुत प्रकार के होते हैं। अभी आप लोगों को मैं 7 प्रकार का ही मैट्रिक्स पढ़ाया हूं। यहाँ पे जरा देखिएगा, 7 ही प्रकार का आपको पढ़ना है। यहाँ पे आप लोग मैट्रिक्स यदि आप लोग लिखोगे तो ऐसे मैट्रिक्स नहीं लिख पाओ, ऐसे मैट्रिक्स नहीं लिखोगे। 3 0 4 7, मान लीजिए कि 8, ऐसे आप लोगों का मैट्रिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा तो कुछ मतलब ऐसे होगा तो यहाँ पे भी कुछ होगा, ठीक है ना। ऐसे आप लोग मैट्रिक्स लिख ही नहीं सकते हो, ठीक है। ये मैट्रिक्स का रूल नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ अवयव होगा, यानी कि जहाँ मान लीजिए कि ये ऐसे लिख सकते हो, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। लेकिन आप लोग चाहोगे कि इसको ऐसे लिख दूं तो ऐसे नहीं है। देख रहे हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रहेगा। बात समझ में आ रही है ना। जिसे मान लीजिए कि 0 9 चाहे 4 7 -8 और 7 2 ऐसे लिख दिए, यहाँ पे 2 है, ये नहीं है एलिमेंट्स। ऐसे आप लोग b बराबर लिख दियो। आप कह रहे हो कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, भैया ये कोई मैट्रिक्स नहीं है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी। तो अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और कवर कर दूं, बता दूं कि जो चौथा आप लोगों का चैप्टर है सारणिक, है ना, जिसको डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो सारणिक आप लोगों का जो वर्ग अवयव पढ़े हो ना पीछे, वर्ग अवयव, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में वर्ग अवयव जो पढ़े हो, वो वर्ग अवयव का ही सारणिक बनाया जा सकता है, का ही डिटर्मिनेंट्स हल किया जा सकता है, ठीक है ना, वर्ग अवयव का। यानी कि जितने भी इसमें आप पढ़ोगे ना, उन सारी चीजों को छोड़ के जो वर्ग अवयव पढ़ोगे, उसी वर्ग अवयव का अगला नेक्स्ट चैप्टर में काम है सारणिक में, है ना। यानी कि एक यहाँ पे जो टाइप्स पढ़े हो, एक टाइप्स जो पढ़े हो वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स, उसी से एक पूरा चैप्टर बना हुआ है आगे, है ना। उसी वर्ग अवयव से आगे आप लोगों का चौथा चैप्टर है। तो इस
वर्ग आव्यूह को ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। वर्ग आव्यूह को ध्यान से समझना पढ़ना कुछ नहीं है, बस आप लोग समझिएगा कि वर्ग आव्यूह किसको कहते हैं। जैसे 3 लिखा है, 4 लिखा है, 7 लिखा है और -9 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, है ना, ये वर्ग आव्यूह आपका है, ठीक है ना। वर्ग आव्यूह है यानी कि ये 2/2 का वर्ग, 2/2 कोटि का ये आप लोगों का वर्ग आव्यूह है, ठीक है। मान लीजिए कि 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह अगर लिखना है तो 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह लिखना है तो 3, 7, 9, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, -3, -4 कुछ भी, यानी कि 3/3 कोटि का ले रहा है तो पहले 3 ही ले, नहीं कुछ भी ले सकते हो। I7, I+1 है ना, sin x 4 और ये मान लीजिए कि आप लोगों का है रूट में 3, है ना। इस प्रकार से ये आप लोगों का वर्ग आव्यूह है, 3/3 कोटि का ये वर्ग आव्यूह है। तो ऐसे जो वर्ग आव्यूह होते हैं ना, इन्हीं सब का हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में 4th में सॉल्व करेंगे सारणिक के तरीके से, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट्स, वो सारणिक क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, वहां पे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस चैप्टर को ये मत समझिएगा कि खाली बस यहीं पे काम है, आगे भी यूज है, तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के सहित सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जय हिंद।